हेलो एवरीवन। आज हमारा इस वीडियो लेक्चर का जो मेन टॉपिक है दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग बेसिकली क्या होता है? देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्स है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कुछ भी, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है या वो सर्विस सेक्टर है, तो कहीं पर भी ह्यूमन पावर के बिना, मैन पावर के बिना काम करना पॉसिबल नहीं होता। अगर हम एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करें तो वहाँ पर मशीन है, मटेरियल है, लेकिन मशीन मटेरियल का यूज़ लेबर करेगी। लेबर मींस कि वो जो ह्यूमन रिसोर्स है तो वो करेंगे। ऐसे ही अगर हम एक सर्विस सेक्टर की बात करें, लाइक अगर बैंकिंग सेक्टर है या ट्रांसपोर्टेशन का है, कम्युनिकेशन का है, तो वहाँ पर भी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं तो वो भी मैन पावर ही होती है। दैट मीन्स ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। तो बेसिकली दो तरह के सोर्सेज हो सकते हैं अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ह्यूमन रिसोर्सेज और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। तो अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली ऑपरेट करना चाहते हैं तो वहाँ पर दोनों ही फैक्टर में एक एफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट होती है। ह्यूमन रिसोर्स के बिना जो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं तो वो इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर पाते हैं। सो दैट हमें ह्यूमन रिसोर्स को एक उसके ऊपर एक कॉन्सेंट्रेट करने की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ टाइम पहले ह्यूमन रिसोर्सेज का इतना ज़्यादा कुछ ऐसा उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती हैं, लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल है, वो आज के टाइम में एक एसेट की तरह ट्रीट होती हैं। पहले इसको बुक्स के अंदर डिस्क्लोज नहीं किया जाता था, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो इनको हम प्रॉपरली बुक्स के अंदर इसका पूरा रिकॉर्ड रखते हैं और इसी को हम जो इसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है दैट इज़ नोन एज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। कि जब हम एक ह्यूमन रिसोर्सेज, एक मैन पावर से रिलेटेड हम प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, उनका हम वैल्यूएशन कर रहे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उनको अपनी बुक्स के अंदर डिस्क्लोज कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक हम क्या रहे हैं इस पार्ट पर, तो हम ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर बेसिकली मैं आपको यही समझाने वाली हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग होता क्या है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग को सबसे पहले तो हम इसका मीनिंग, कुछ चीज़ें तो मैंने आपको बता दी हैं, फिर भी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है क्या। ह्यूमन रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड एज इम्पोर्टेंट एसेट एंड आर डिफरेंट फ्रॉम द फिजिकल एसेट। तो इनको फिजिकल एसेट से अलग माना जाता है, इनको डिफरेंट माना जाता है। Physical assets don't have feelings and emotions, whereas human assets are subjected to various type of feelings and emotions. जो ये फिजिकल एसेट होती हैं, जो ये टैंजिबल एसेट होती हैं, तो इनमें किसी भी तरह की फीलिंग नहीं होती हैं, कोई इमोशंस नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम ह्यूमन एसेट की बात करें तो इसमें फीलिंग्स हैं, इनके इमोशंस हैं। ऐसे ही जो फिज़िकल एसेट है, ह्यूमन एसेट नेवर गेट डेप्रिशिएटेड, वो डेप्रिशिएट नहीं होती हैं। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्सेज का जब हम वैल्यूएशन करते हैं बाकी एसेट के साथ, तो मतलब यहाँ पर अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की टोटल कॉस्ट को कंप्यूट करना चाहते हैं, देन देयर इज़ ए नीड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑल्सो। ठीक है, हमें इसके साथ क्या करना पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज की कॉस्ट को भी कंप्यूट करना पड़ेगा। ह्यूमन प्लस नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज दोनों की जो कॉस्ट का सम टोटल होगा दैट विल बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करना किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसको डिफाइन किया है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग बेसिकली है क्या, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ अकाउंटेंट, तो HRA, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज़ ए प्रोसेस। तो एक प्रोसेस होती हैं ऑफ आइडेंटिफाइंग and measuring data about human resources and communicating this information to interested party। तो हमें करना क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड जितना भी डाटा है उसको हमें कलेक्ट करना है, मेज़र करना है, आइडेंटिफाई करना है और इस इंफॉर्मेशन को इंटरेस्टेड पार्टी को हमें पहुंचाना है। ऐसे ही फ्लेमहोल्ट्स ने भी इसको डिफ़ाइन किया है, अकाउंटिंग फॉर पीपल एज एन ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स। अगर हम लोगों के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं, पीपल, मैन पावर की अकाउंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन का सोर्स होता है। इट इन्वॉल्व मेजरिंग द कॉस्ट इनकर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंदर हम इंक्लूड क्या करेंगे, जो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने की है, किसके ऊपर, इनके ऊपर, मैन पावर के ऊपर, तो वो किस किस तरह की हो सकती हैं, टू रिक्रूट, टू सिलेक्ट, टू हायर,
ट्रेन एंड डेवलप ह्यूमन एसेट, कि ह्यूमन एसेट को रिक्रूट करने के लिए, उनको सिलेक्ट करने के लिए, उनको हायर करने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए जो भी खर्चा एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किया जाता है दैट इज़ नोन एज ह्यूमन एसेट के ऊपर अगर हम कोई खर्चा कर रहे हैं, जो कॉस्ट हम कर रहे हैं, तो वो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंदर उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो इसमें हम इंक्लूड क्या करते हैं, इट ऑल्सो इन्वॉल्व मेजरिंग द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द पीपल टू द ऑर्गेनाइजेशन, कि जो लोग हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो वो हमें क्या इकोनॉमिक वैल्यूज़ दे रहे हैं, वो हमें क्या बेनिफिट दे रहे हैं, तो इसको भी मेज़र करना ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का एक पार्ट है। तो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है क्या, कि ह्यूमन जो मैन पावर है वो हमें क्या दे रही हैं, और उनको रिक्रूट करने के लिए, उनको सिलेक्ट करने के लिए हमने कितना मनी स्पेंड किया है, दैट इज़ नोन एज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? सबसे पहला, मेजरिंग कॉस्ट रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनकी कॉस्ट को मेज़र करना। देन इसके बाद अनेबलिंग मैनेजमेंट टू प्रॉपरली प्लान एंड बजट फॉर ट्रेनिंग एंड अदर सर्विसेज फॉर द ह्यूमन रिसोर्सेज। तो एक मैनेजमेंट के लिए भी रिक्वायर्ड होता है कि अगर वो ह्यूमन रिसोर्सेज की प्रॉपरली अकाउंटिंग करेगी तो वो प्लान कर सकती है, बजट बना सकती हैं कि उनके ट्रेनिंग के ऊपर और बाकी सर्विसेज के लिए हमें कितने मनी की रिक्वायरमेंट है। टू इंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ डन और नॉट, इसके अलावा ये भी इंश्योर करना है कि इन सोर्सेज का हमने प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया है या नहीं किया है। इंक्रीजिंग अवेयरनेस एंड वैल्यू अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज, तो उनकी अवेयरनेस को बढ़ाना है, मतलब एक ऐसी अवेयरनेस को बढ़ाना है कि लोगों को पता चले कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने ज़्यादा वैल्यूएबल है। टू प्रॉपर अकाउंटिंग ऑफ रिटायरिंग बेनिफिट एंड अदर बेनिफिट ओवर द सर्विसेज पीरियड, कि जो रिटायरिंग बेनिफिट हमें उनको देने हैं, जितना भी उन्होंने अपने सर्विसेज के दौरान हमें जो बेनिफिट दिए होंगे तो उसके बेस पर ही उनको रिटायरिंग बेनिफिट दिए जाते हैं, उनको अदर बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव फॉर द ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। अब हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के जो कुछ और ऑब्जेक्टिव के बारे में, जिससे एफिशिएंट और बेटर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के लिए रिक्वायरमेंट होती है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के ऊपर हमने टोटल कितनी कॉस्ट को किया है, कितना हमारा खर्चा आया है, तो डिटरमाइन वेदर एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ गेन्ड फ्रॉम इनपुट ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज, ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट एंड अदर फैसिलिटीज़। अगर हमने ह्यूमन रिसोर्सेज को किसी भी तरह की ट्रेनिंग दी है, उनको रिक्रूट किया है, तो उसके ऊपर हमने कितना खर्चा किया है और उससे हमें कितना गेन हुआ है, तो इसको भी फाइंड आउट करना ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का मेन मोटिव है। देन टू एड टॉप मैनेजमेंट ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज एनालिसिस, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग से ह्यूमन रिसोर्स एनालिसिस करना टॉप मैनेजमेंट के लिए ईजी हो जाता है। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंदर 3 मेन कंपोनेंट को इंक्लूड किया जाता है, 3 मेन एस्पेक्ट है। तो फर्स्ट एस्पेक्ट हम क्या लेके चलते हैं, वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। सबसे पहले तो ह्यूमन रिसोर्सेज को उसका वैल्यूएशन करना ज़रूरी होता है, पहले उसकी वैल्यू को कंप्यूट किया जाता है। सेकेंड जो मेन एस्पेक्ट है दैट इज़ रिकॉर्डिंग द वैल्यूएशन इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स, की जो फिर हमने वैल्यूएशन किया है उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करना है। एंड थर्ड हम बात करते हैं डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस के अंदर जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो भी उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, तो उनको बिजनेस के अंदर डिस्क्लोज करना, तो HRA का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो 3 बेसिक एस्पेक्ट की अभी हमने बात की है। सबसे पहले तो ह्यूमन रिसोर्सेज का वैल्यूएशन किया जाता है, फिर उनको रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, एंड इसके बाद उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर डिस्क्लोज कर दिया जाता है। हमारी जो फिनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं, लाइक बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट एसेट में, P&L की स्टेटमेंट के अंदर हम उनको प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हैं। तो दीज आर द 3 मेन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। अब है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं बेसिकली हमें उनकी अकाउंटिंग करनी होती है
अकाउंटिंग करने के लिए जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, तो हमें कुछ मेथड होते हैं जिनको ऑप्ट करना होता है। कुछ मेथड के बेस पर ही हम ह्यूमन रिसोर्सेज का वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से मेथड हैं? इसमें बेसिकली जो सारे के सारे मेथड हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो इसका फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ बेस्ड ऑन प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच, कि प्रेजेंट वैल्यू जो मेथड है जिसमें प्रेजेंट वैल्यू को कंसिडर किया जाता है। और अगर हम सेकेंड मेथड की बात करें तो उसके अंदर वो सारे मेथड आते हैं जिसके अंदर हम प्रेजेंट वैल्यू को नहीं ले रहे हैं, हम प्रेजेंट वैल्यू को नहीं कंसिडर करते हैं। तो वो जो मेथड होते हैं तो वो अलग से कुछ मेथड हैं जिनको अलग से सेग्रीगेट किया गया है। तो बेसिकली जो मेथड है इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट हो सकता है कि उनके ऊपर हमने कितनी कॉस्ट को इनकर्ड किया है। सेकेंड हम बात करते हैं प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच की, कि प्रेजेंट वैल्यू हम कंप्यूट करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के बेस पर हम ह्यूमन रिसोर्सेज का वैल्यूएशन करते हैं। तो अगर हम कॉस्ट के बेस की बात करें तो इसके बेस पर चार तरह के मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला मेथड है दैट इज़ हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच, या हम इसको एक्विजिशन कॉस्ट अप्रोच भी कह सकते हैं। एंड जो सेकेंड मेथड है मेथड इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच। इसके बाद हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और देन आता है स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच। तो जो ये फोर मेथड हैं, ये जो पहले चार मेथड हैं, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट मेथड की बात करें तो उसके अंदर प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच को ऑप्ट किया जाता है। इसके अंदर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का यूज़ किया जाता है और उसके बेस पर हम ह्यूमन रिसोर्सेज का वैल्यूएशन करते हैं। तो इन सारे मेथड को अब हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच की। तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच बेसिकली है क्या? देखो, हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब कि जो कॉस्ट हम इनके ऊपर इनकर कर चुके हैं, जो कॉस्ट हम इसके ऊपर लगा चुके हैं, जो पैसा हम इनके ऊपर खर्च कर चुके हैं मैन पावर के ऊपर, तो उसके बेस पर हम इनकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ह्यूमन कॉस्ट अप्रोच बेसिकली है क्या और किसने इसको प्रोपाउंड किया था? सो दिस मेथड डेवलप्ड बाय ब्रमेट एंड फ्लेमहोल्ट्ज एंड पायले। तो इसका जो इसको डेवलप किया गया था इस अप्रोच को, तो बेसिकली विलियम सी पायले एंड ब्रमेट ने किया था, ठीक है, फ्लेमहोल्ट्ज ने किया था। इस मेथड के अकॉर्डिंगली हम कॉस्ट कंप्यूट कैसे करते हैं? द एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड ऑन रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग, placing and developing the human resources of an enterprise are capitalized. Capitalized का मतलब क्या है कि हम उनको बैलेंस शीट के अंदर प्रेजेंट कर रहे हैं, कि जो भी खर्चा हमने ह्यूमन रिसोर्स को रिक्रूट करने पर किया है, हमने उसके सिलेक्शन पर किया है, हमने उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने पर दिया है, उनको प्लेसमेंट पर हमने किया है, या उनको डेवलप करने के लिए किया है, उनको ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए किया है, तो उन सबको हमें कैपिटलाइज करना है। एंड नॉट ओनली कैपिटलाइजेशन एंड रिटर्न ऑफ ओवर द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जैसे हम जो टेंजिबल एसेट है उसको हम डेप्रिशिएट करते रहते हैं, इसी तरह से ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर जो हमने मनी स्पेंड किया है तो उसके ऊपर भी हमें क्या करना होगा, उस अमाउंट को हमें राइट ऑफ करना होगा। मतलब जितना उसका ह्यूमन रिसोर्सेज की यूज़फुल लाइफ है तो उसके बेस पर हम उसको राइट ऑफ करते जाते हैं। तो दैट मीन्स जो हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच है तो बेसिकली वो अप्रोच पास्ट से रिलेटेड है, कि जो खर्चा हमने उनके रिक्रूटमेंट के ऊपर किया है तो उसके बेस पर हम उनकी वैल्यू को कंप्यूट करते हैं। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच के अंदर बेसिकली हम क्या बात करेंगे, तो इसमें मेन जो है जो हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच है कि इसके अंदर फर्स्ट अप्रोच में सबसे पहला अगर हम स्टेप्स की बात करें तो फर्स्ट स्टेप पे क्या होता है, हमें उन खर्चों को रिकॉर्ड करना होता है जो हमने ह्यूमन पावर को हायर करने के लिए, उनको रिक्रूट करने के लिए हमने किया है, सिलेक्शन के लिए हमने किया है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट के लिए हमने किया है। इसके बाद ये जो टोटल हमने रिकॉर्डिंग कर ली है इसको धीरे धीरे P&L से राइट ऑफ कर दिया जाता है। जितना पार्ट हम अमोर्टाइज कर चुके हैं उसको तो हम P&L स्टेटमेंट में दिखाते जाते हैं, और जो हमारा अनअमोर्टाइज्ड पार्ट रह जाता है तो उसको बैलेंस शीट के अंदर एज एन इन्वेस्टमेंट शो किया जाता है। अगर ह्यूमन एसेट के ऊपर एसेट जो है वो लिक्विडेट हो जाती है प्रीमेच्योरली, टाइम से पहले, मतलब अगर डेथ हो गई है तो उस केस में क्या होगा, जो सारी की सारी अमाउंट है तो उसको हम एक साथ चार्ज नहीं करते हैं।
अगर हमने ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर कोई एडिशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए कोई एडिशनल कॉस्ट की है, एम्प्लॉयज़ को डेवलप करने के लिए कोई एडिशनल खर्चा किया है, तो उस एडिशनल कॉस्ट को भी हमें कैपिटलाइज करना होता है। तो अगर हम इस मेथड की बात करें तो ये मेथड बहुत सिंपल है, इसको समझना बहुत इजी है, बहुत अंडरस्टैंडेबल है ये। और इसमें जो है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को फॉलो किया गया है, और इसमें जो फिज़िकल एसेट हैं और जो ह्यूमन एसेट है उनको सेम तरह से इवेलुएट किया गया है, कि जिस तरह से फिज़िकल एसेट का इवेलुएशन होता है, टैंजिबल एसेट का इवेलुएशन होता है, सेम वैसे ही ह्यूमन एसेट का वैल्यूएशन किया गया है। तो दिस इज़ हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की अप्रोच की, दैट इज़ रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच। बेसिकली जो अब हम नेक्स्ट अप्रोचेस हमारी आती जा रही हैं, तो ये पिछले वाली अप्रोचेस की लिमिटेशंस को कवर करती जा रही हैं। जैसे पहले अगर हम बात करें लास्ट वाली अप्रोच की, तो इसके अंदर हिस्टोरिकल कॉस्ट की बात हो रही है, जो खर्चा हम कर चुके हैं, जो पास्ट में हम इनकर कर चुके हैं। लेकिन अगर हम इस वाले अप्रोच की बात करें तो ये बेसिकली रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच में क्या है, इसके अंदर अगर एम्प्लॉय जो ऑलरेडी हमारे पास हैं उनको अगर हम रिप्लेस करना चाहते हैं, तो रिप्लेसमेंट के ऊपर हमें कितना खर्चा करना पड़ेगा, कितनी कॉस्ट हमारी आएगी, तो उसी के बेस पर ही हम ह्यूमन रिसोर्स का वैल्यूएशन करते हैं। ये जो अप्रोच है इसको प्रोपाउंड किया था लेंसिस, लिंकर्ट और फ्लेमहोल्ट्ज़ ने। तो इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन की जो एग्जिस्टिंग ह्यूमन पावर है, जो एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, तो उनके रिप्लेसमेंट की कॉस्ट को मेज़र करना आता है। This method measures the cost to replace an organization existing human resources. It indicates what it would cost the concern to recruit, hire, train and develop human resources to match the present level of efficiency. कि अगर हम प्रेजेंट लेवल ऑफ एफिशिएंसी को मेंटेन करके रखना चाहते हैं तो ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर हमें कितनी कॉस्ट को इनकर्ड करना पड़ेगा, कितनी कॉस्ट पर हम प्रेजेंट जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसके बेस पर हम अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो स्टेप्स जो है जिनको जो अप्लाइड होते हैं, तो उसमें सबसे पहला आता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन रिसोर्सेज का सबसे पहले वैल्यूएशन किया जाता है। और इसमें क्या है, जो इस अजम्पशन पर होता है कि अगर किसी नई ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया जाए तो उसके अंदर अगर हम नए एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना चाहते हैं तो कितना मनी हमें स्पेंड करना पड़ेगा, कितने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को रिप्लेस करने के लिए हमें मनी की रिक्वायरमेंट है। अगर हम सेम इक्वलेंट टैलेंट और इक्वलेंट एक्सपीरियंस वाले पर्सन को अपॉइंट करना चाहते हैं, फिर इसमें जो कॉस्ट होती है इसके अंदर हर तरह की कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है, लाइक रिक्रूटमेंट की कॉस्ट है, हायरिंग की कॉस्ट है, ट्रेनिंग का है, डेवलपमेंट का है, रिप्लेस करने की, मतलब टोटल कॉस्ट को हम कंसीडर करते हैं। दैट मीन्स अगर हम इस अप्रोच की बात करें तो ये बात कर रही है करंट वैल्यू की। इससे पहले वाली अप्रोच के अंदर क्या था कि हिस्टोरिकल वैल्यू की बात हो रही थी, जो खर्चा हम कर चुके हैं। लेकिन अगर हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट की बात करें तो ये करंट वैल्यू की बात कर रहा है कि जो खर्चा हम करेंगे, ठीक है, अगर हमें अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ को रिप्लेस करना है, सेम एफिशिएंसी के एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना है, तो हमें कितना खर्चा करना पड़ेगा। तो ये अप्रोच जो है बेसिकली रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच है और फ्यूचर ओरिएंटेड है। तो ये पहले वाली अप्रोच की लिमिटेशंस को कवर अप करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो अप्रोच है दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की जो अप्रोच है उसकी बात हो रही है। तो इसको प्रोपाउंड किया था हैकीमैन एंड जोन्स ने, ठीक है, और इसको हम इकोनॉमिक कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इकोनॉमिक कॉस्ट मेथड भी कहा जाता है। और इस मेथड का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर बहुत सारे डिवीज़न होते हैं, डिविजनल हेड होते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब कि सपोज अगर हमें किसी एम्प्लॉई को किसी एक डिपार्टमेंट में हमें उस एम्प्लॉइज़ को निकालना है कि वहाँ पर वो एक्सेस में है, सरप्लस में है, तो बाकी डिपार्टमेंट के पास ऑप्शन होती है कि अगर वो चाहें तो उस एम्प्लॉई को अपने पास अपॉइंट कर सकते हैं। तो इसमें अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। तो जैसे अगर एक पर्सन परचेज डिपार्टमेंट के अंदर है तो उसको अगर वहाँ से निकाला जा रहा है तो सेल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है, फिनांस डिपार्टमेंट है, अकाउंट डिपार्टमेंट है, तो उनके पास ऑप्शंस होती हैं। तो हर कोई जो है उस एम्प्लॉय के लिए अपनी अपनी बिडिंग लगाता है, एक तरह से उसकी एक अमाउंट को वो बताता है कि मैं इसको कितना पे करूँगा।
परचेज डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉय होगा तो वो परचेज से रिलेटेड काम के अंदर वो पूरी तरह से एक तरह से वो उस काम को करने में स्पेशलिस्ट होगा। लेकिन अगर वो अकाउंट डिपार्टमेंट में जाता है, अगर वो सेल डिपार्टमेंट में जाता है, तो वहाँ पर जो नेचर ऑफ एक्टिविटी होंगी वो थोड़ी अलग हो जाती हैं। तो उन लोगों को वो काम उसको सिखाना पड़ेगा, इसीलिए वो अपने अकॉर्डिंगली उसकी अलग अलग प्राइस सेट करते हैं। जैसे अगर परचेज डिपार्टमेंट में जो पर्सन है उसके लिए सेल डिपार्टमेंट बोलता है कि मैं इसको सैलरी 1 लाख पे करूँगा, और जो फिनांस डिपार्टमेंट है वो कहता है कि 50,000 पे करूँगा। देन इसके अलावा जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो कहता है कि 20,000 पे करूँगा। तो उस केस में जो सबसे ज़्यादा पे कर रहा होगा, जैसे जो सबसे ज़्यादा जो पे कर रहा होगा, तो वो उसके प्राइस जो वो सेट हो जाएगा, तो वो ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू होगी। दैट मीन्स यहाँ पर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ बिडिंग। बिडिंग के बेस पर होता है कि अगर उसको वहाँ एक डिपार्टमेंट से, एक पर्टिकुलर डिवीज़न से अगर उसको उसकी रिट्रेंचमेंट हो जाती है, तो किसी और डिपार्टमेंट के अंदर उसको किस तरह से रिक्रूट किया जाएगा, कितनी कॉस्ट पर उसको रिक्रूट किया जाएगा, तो वो जो होते हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। और बेसिकली ये जो कॉस्ट है वो स्कार्स जो रिसोर्सेज होते हैं, जो स्कार्स ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, तो उस केस में एप्लीकेबल होता है। जो रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, जिनको हम बाहर से आसानी से अपॉइंट हो जाते हैं, तो वहाँ अपॉइंट कर सकते हैं, तो वहाँ पर ये जो मेथड है वो एप्लीकेबल नहीं होता। तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का, इसको हम कॉम्पिटिटिव बिडिंग मॉडल भी कहते हैं। Assign value to an employee based on what each department would be willing to pay him, कि हर एक डिपार्टमेंट उसको कितना कितना पे करना चाहेगा। Opportunity cost is the value of an asset when there is an alternative use of it, कि अगर उस एसेट का ऑल्टरनेटिव यूज़ है, कहीं और पर भी उसका यूज़ हो सकता है। तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, इसकी वैल्यू को डिटरमाइन किया जाता है जो इंडिविजुअल एम्प्लॉय है ऑल्टरनेटिव यूज़ के बेस पर। अगर एक ह्यूमन रिसोर्स को हम बाहर से एक्सटर्नल रिसोर्सेज से हम हायर कर रहे हैं, तो उसकी कोई भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती हैं। तो जब इंटरनली हम हायर कर रहे होते हैं, तो उस केस में ही इस मेथड का हम यूज़ कर सकते हैं। सो दैट ये एक ऐसा मेथड है जो बिडिंग पर बेस्ड होता है। तो ये जो बिडिंग मेथड है, इसके अंदर भी पर्सोनल का एक ऑप्टिमम हम एलोकेशन कर सकते हैं। तो ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके भी अपने कुछ ड्रॉबैक है। अब हम कॉस्ट अप्रोच के ही लास्ट मेथड की बात करेंगे, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच। स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच को प्रोपाउंड किया था, इसको दिया था डेविड वॉटसन ने। डेविड वॉटसन ने इसको प्रोपाउंड किया था। इस मेथड के अंदर जो बिजनेसमैन होते हैं वो करते क्या है, उसमें कॉस्ट को कंसिडर नहीं किया जाता है, इसमें कंसिडर किया जाता है बेनिफिट को, कि अगर हम किसी एम्प्लॉय को अपने पास अपॉइंट करते हैं तो वो हमें कितना बेनिफिट देगा, कितना वो बेनिफिट हमें प्रोवाइड करने वाला है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो हमें कितना बेनिफिट देंगे। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड के अंदर स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग इन्वॉल्व द डिटरमाइनिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ रिक्रूटिंग, hiring each employee and the cost of any training on development. स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड के अंदर हम एम्प्लॉय की इकोनॉमिक वैल्यू को कंप्यूट करते हैं, एंड एनुअल इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द एंटायर वर्कफोर्स इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन रिक्रूटिंग, हायरिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग ऑल एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग द ईयर। कि हम क्या कर रहे हैं, हम पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम क्वांटम ऑफ बेनिफिट की बात कर रहे हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। इसमें जो एम्प्लॉयज़ होते हैं तो उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है उनकी हायरार्किकल पोजीशन के बेस पर। फिर हम क्या करते हैं, हर एक कैटेगरी के लिए एक स्टैंडर्ड कॉस्ट को फिक्स किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्लैरिकल का काम कर रहे हैं, पीओ का काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद वो मैनेजर बन जाते हैं, तो उसके बेस पर हम उन सब की अलग अलग कॉस्ट को कंप्यूट करते हैं। फिर उनको स्टैंडर्ड कॉस्ट हम निकालते हैं रिक्रूटमेंट का, हायरिंग का, डेवलपमेंट का, ईयर आफ्टर ईयर। अगर किसी भी तरह का वेरिएंसेस होता है तो उनको एनालाइज किया जाता है, ठीक है। इस तरह से एक स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारे पास आ जाती हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट के बेस पर ही हम उनका वैल्यूएशन कर सकते हैं सभी के लिए, कि जैसे अगर हम एक क्लर्क को अपॉइंट करते हैं, क्लर्क के टोटल जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होगा तो उसको फिक्स कर दिया जाता है। इसके बाद अगर हम एक किसी और हायरार्किकल ऑर्डर में अगर हम चले तो किसी और
किसी और हायर लेवल के एम्प्लॉय को अगर हम अपॉइंट कर रहे हैं तो उसके लिए हम कॉस्ट को कंसिडर करते हैं। तो इस तरह से हर एक के लिए अलग से स्टैंडर्ड कॉस्ट को फिक्स कर दिया जाता है। तो दिस इज स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच। तो ये 4 जो मेन अप्रोचेस हैं, दीज कवर अंडर द कॉस्ट जो अप्रोच है हमारी, उसके अंदर ही आती हैं। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच की। तो प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच, ये अप्रोचेस होती हैं जो फ्यूचर के एक्सपेंसेस के ऊपर बेस्ड होती हैं, उनकी वैल्यू के ऊपर बेस्ड होती हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज के अर्निंग के ऊपर बेस्ड होती हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज की फ्यूचर की वैल्यू क्या रहेगी, उनकी अर्निंग क्या रहेंगी। तो ह्यूमन रिसोर्सेज को हम डिटरमाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू के बेस पर इनको डिटरमाइन किया जाता है। तो प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच के अंदर कुछ मेथड आते हैं, उनको हम बाद में डिस्कस आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच को समझते हैं। इसको हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सैलरी मेथड भी बोलते हैं। अंडर दिस मेथड द फ्यूचर अर्निंग ऑफ एन एम्प्लॉय और ग्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज आर एस्टिमेटेड up to the age of retirement and discounted at a rate of appropriate to the person or the group in order to obtain the present value। तो इसके अंदर हम क्या रहे हैं, एम्प्लॉयज़ की फ्यूचर अर्निंग को एस्टिमेट किया जाता है और ये किया जाता है जब तक उनकी रिटायरमेंट होगी तब तक, और फिर उनको डिस्काउंटेड किया जाता है। उनकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स के बेस पर उनकी एक डिस्काउंटेड वैल्यू को हम कंप्यूट करते हैं, जिस तरह से कैपिटल बजटिंग के अंदर हम करते हैं। और ये जो प्रेजेंट वैल्यू आती है वही ह्यूमन रिसोर्सेज की प्रेजेंट वैल्यू होती हैं। तो बेसिकली जो टोटल वैल्यू अगर हम फर्म की लेबर फोर्स की निकालना चाहते हैं तो इंडिविजुअल्स की जो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू होती है उनको कंप्यूट किया जाता है। तो इसके अंदर हम करते क्या हैं, प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच के अंदर हमें प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। प्रेजेंट वैल्यू अप्रोचेस के अंदर कई तरह के मेथड को इंक्लूड किया जाता है, जैसे सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मॉडल, सेकंड आता है रिवॉर्ड वैल्यूएशन मॉडल, इसके बाद नेक्स्ट आता है नेट बेनिफिट मॉडल या मोरसे मॉडल हम इसको बोलते हैं, एग्रीगेट एवरेज पेमेंट मॉडल। देन ये जो 4 मेन मॉडल है ये इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट नेट बेनिफिट मॉडल, ठीक है, ये भी इसके अंदर आता है। इनपुट आउटपुट कंट्रोल मैकेनिज्म, तो ये जो बेसिक मॉडल है तो इसको हम इंक्लूड करते हैं प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच के अंदर। तो इन सभी मॉडल को अभी हम 1 बाय 1 समझेंगे। वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मॉडल के अंदर हम किस तरह से हम ह्यूमन रिसोर्सेज की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें करना क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए हम एक रिटायरमेंट एज को एस्टिमेट करते हैं। रिटायरमेंट एज हमें देखनी होती है कि कितनी उसकी रिटायरमेंट एज है और तब तक हम उसको कितना पे करेंगे, कितना हमें उसको पे करना है, उनके इंडिविजुअल वैल्यू को कंप्यूट किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि एक पर्सन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 20 ईयर के अंदर उसको अपॉइंट किया गया है और जो रिटायरमेंट की एज है वो 60 ईयर की है, दैट मीन्स वो यहाँ पर 40 ईयर तक काम करेगा, उसका जो सर्विस ड्यूरेशन होगा वो 40 ईयर का होगा। तो 40 ईयर्स के दौरान हमें उसको कितना पे करना पड़ेगा और उसकी हम प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और उसके बेस पर ही जो सभी की प्रेजेंट वैल्यू आ जाती हैं तो उनका जो होता है प्रेजेंट वैल्यू के बेस पर जो सभी की प्रेजेंट वैल्यू आती हैं तो उनका जो सम टोटल होगा दैट विल बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग। तो फ्यूचर अर्निंग प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर अर्निंग के इक्वल हमारे पास वो आ जाता है। तो ये कैलकुलेट हम कैसे करते हैं, सपोज अगर उनको ईयरली जो उनको पे किया जाता है, ईयरली अगर हम उनको सपोज अगर 1 लाख पे कर रहे हैं, अगर हम उनको एक साल में 1 लाख पे कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में हमने उनको 1 लाख पे किया, ठीक है राइट। अगर एक एम्प्लॉय की बात अगर हम कर रहे हैं तो पहले साल मतलब फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, तो इस तरह से 40 ईयर तक हम कंप्यूट कर लेंगे। हमने उनको पहले साल 1 लाख पे किया, फिर हमने उनको 1 लाख पे किया, फिर हमने उनको 1 लाख पे किया, 1 लाख पे किया, तो हर साल हम उनको 1 लाख पे कर रहे हैं। आप इसके प्रेजेंट वैल्यू को कंप्यूट करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू को कंप्यूट करने के लिए हम इसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स जो होगा लाइक अगर 10% का है तो उसके बेस पर हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। फर्स्ट ईयर के लिए वो 0.909 होता है, देन 826 हो जाएगा। इसके बेस पर हम 10% के बेस पर उसकी डिस्काउंटेड वैल्यू को कंप्यूट करते जाते हैं। तो सैलरी को उनको जो हम पे कर रहे हैं और उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी टोटल नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाती हैं जो दोनों का प्रोडक्ट होगा। और ये जो नेट प्रेजेंट वैल्यू आती है दैट इज़ वैल्यू ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इस तरह से हम उनके ह्यूमन रिसोर्सेज की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो इसमें पूरी की पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन में लेबर होते हैं उनको होमोजेनियस ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे स्किल्ड और अनस्किल्ड हो सकते हैं, सेमी स्किल्ड हो सकते हैं, टेक्निकल स्टाफ हो सकता है, मैनेजरियल स्टाफ हो सकता है। इसके बाद उनकी एवरेज एनुअल अर्निंग को कंप्यूट किया जाता है, उनकी अलग अलग ग्रुप के अंदर हम उनको डिवाइड कर देते हैं। उनकी रिटायरमेंट तक का जो भी उनकी टोटल अर्निंग होती है उसको हम कैलकुलेट करते हैं और फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू को कंप्यूट किया जाता है। और एग्रीगेट प्रेजेंट वैल्यू जो अलग अलग ग्रुप्स की होती हैं उनको हम टोटल कर देते हैं, तो वहाँ से हमारे पास टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ जाती हैं। तो इस तरह से प्रेजेंट वैल्यू के बेस पर हम उनकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। के लिए क्या इंक्लूड किया जाता है, सबसे पहले इन दिस मॉडल, इसमें जो मॉडल दिया है ये लेवन स्क्वार्ट्स ने दिया है, 1971 में ये मॉडल दिया गया था। इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज की प्रेजेंट वैल्यू को कंप्यूट किया जाता है, डिस्काउंटेड वैल्यू को कंप्यूट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। इस मॉडल के ऊपर ह्यूमन रिसोर्सेज की जो वैल्यू है वो हम कंप्यूट कैसे करेंगे। सबसे पहले ऑल एम्प्लॉयज़ आर क्लासिफाइड इनटू स्पेसिफिक ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर एज, एक्सपीरियंसेस एंड स्किल. Average annual earning are determined for various range of ages. The total earning which each group will get up to the retirement age are calculated. The total earning calculated as above are discounted at the rate of cost of the capital. The value of thus arrived at will be the value of human resources. तो इस तरह से हम human resources की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर इंडिविजुअल की जो हम इंडिविजुअल टी हम टाइम ड्यूरेशन हम कंप्यूट करेंगे। टाइम जो है वो टी के बेस पर जो उनकी एनुअल अर्निंग है उसको कैलकुलेट कर दिया जाता है, तो इसको डिनोट करेंगे आई टी के साथ, डिवाइड कर देंगे आई प्लस आर रेज टू द पावर टी माइनस आर हो जाएगा। तो यहाँ पर आई जो वी आर है दैट इज़ वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल आर ईयर ओल्ड, कि जो वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल जो आर ईयर के हो चुके हैं, इंडिविजुअल एनुअल अर्निंग टिल द रिटायरमेंट इट इज़ डिनोटेड बाय आई टी, टी इज़ रिटायरमेंट की एज और आर इज़ डिस्काउंट रेट स्पेसिफिक टू द पर्सन, और टी अगर हम बात करें, अगर हम टी की बात करें दैट इज़ एक्टिव सर्विस इन ईयर, कितना टाइम तक उसने यहाँ पर काम किया है। तो इसके बेस पर हम उनकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे रिवॉर्ड वैल्यूएशन मॉडल। तो जो रिवॉर्ड वैल्यूएशन मॉडल है, बेसिकली जो हमने लास्ट मॉडल की बात करी थी उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस थे। तो इसके अंदर क्या था कि जो प्रेजेंट वैल्यू था ऑर्गेनाइजेशन की, हमने सिर्फ जो डिटरमाइन किया है वो सिर्फ किसके बेस पर किया था, वहाँ पर सैलरी को इक्वल माना गया था, किसी भी तरह का इंक्रीमेंट वगैरह हमने शो नहीं किया था। और ना ही हमने ये देखा था कि अगर एक पर्सन ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चला जाता है, ठीक है, या डेथ हो रिटायरमेंट के अलावा अगर किसी और रीज़न की वजह से कोई पर्सन अगर छोड़कर चला जाता है, तो दैट मीन्स इस मॉडल के अंदर जो प्रोबेबिलिटी है किसी इंडिविजुअल को ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने की वजह से, तो उस प्रोबेबिलिटी को इग्नोर किया गया है। सैलरीज़ के अंदर जो चेंजेस हैं, फ्यूचर के अंदर जो चेंजेस हो सकते हैं, तो उनको भी इग्नोर किया गया है। एम्प्लॉयज़ के प्रोग्रेस के ऊपर किसी भी तरह का कंसिड्रेशन नहीं दिया गया। लेकिन अगर हम बात करें तो अगर एक कोई पर्सन एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में आता है, तो अगर वो एज ए वर्कर अगर आया है, अगर वो अभी लोअर लेवल पर है, तो धीरे धीरे उसकी प्रमोशन होती जाती हैं, तो वो लोअर से हायर लेवल तक पहुंच सकता है। लेकिन पिछले मॉडल के अंदर उस चीज़ को इग्नोर किया गया है। तो ये जो मॉडल है रिवॉर्ड वैल्यूएशन मॉडल, बेसिकली पूरा पिछले मॉडल के ही जो लिमिटेशंस हैं उनको ओवरकम करने के लिए ये मॉडल हमारे पास है। तो जो रिवॉर्ड वैल्यूएशन मॉडल है, इस मॉडल को प्रोपाउंड किया था फ्लेमहोल्ट्ज़ ने 1971 में। दिस मॉडल कंसिडर द मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू वेरियस रोल। तो इसमें जो एम्प्लॉय अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है तो वो अलग अलग रोल में होता है। दिस प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिंग थ्रू ऑर्गेनाइजेशन स्टेट इज़ कॉल्ड स्टोकेस्टिक प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम स्टोकेस्टिक प्रोसेस बोलते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ जनरेट वैल्यू एज दे मूव अलोंग ऑर्गेनाइजेशनल रोल, तो उनकी वैल्यू जनरेट होती जाती हैं। वो अलग अलग तरह की सर्विसेज हमें देते हैं। इसमें ये अजम्पशन होती है कि कोई भी एम्प्लॉय अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाता है तो वो एक स्टेट से
दूसरी स्टेट में मूव जरूर करेगा ड्यूरिंग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो इस मॉडल में द सेपरेशन ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम हिज वर्क प्लेस इज ऑल्सो कंसिडर्ड ए स्टेट। दिस इज वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स मॉडल that require extensive information for determining the value of individual। तो इसके अंदर हमें इंडिविजुअल की वैल्यू को कंप्यूट करना होता है, लेकिन ये मानते हुए कि वो पर्सन मूव करेगा। अगर वो आज लोअर लेवल पर है तो कल वो हायर लेवल पर भी होगा। तो अगर लोअर लेवल पर है तो उसकी सैलरी कम होगी, अगर वो हायर लेवल पर जाते तो उसकी सैलरी ज़्यादा हो जाएगी। दैट मीन्स जब हम उसकी ह्यूमन रिसोर्स वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हमें इन सारी चीज़ों को कंसिडर करना होगा। तो हम जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज अगर एक पर्सन पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो सबसे पहले अगर वो एज ए क्लर्क था, ठीक है, और फिर उसकी जो है वो कुछ टाइम के बाद उसकी प्रमोशन हो जाती है और वो मैनेजर बन जाता है, ठीक है। तो कुछ साल तो उसने एज ए क्लर्क काम किया। सपोज अगर उसने अपने जॉब ड्यूरेशन के पहले 10 साल उसने एज ए क्लर्क काम किया, और अगर उसने टोटल सर्विसेज किसी ऑर्गेनाइजेशन को 30 ईयर की प्रोवाइड की है, तो बाकी के जो 10 to 30 ईयर है, 10 to 30 ईयर है, मीन्स 20 ईयर उसने एज ए मैनेजर काम किया। जो पहले 10 साल है तो वहाँ पर उसकी सैलरी कंपैरेटिवली कम होगी, लेकिन अगर हम अगले सालों की बात करें तो वहाँ पर उसकी सैलरी ज़्यादा हो जाएगी। जो उसकी एनुअल सैलरी है, जो उसकी मंथली सैलरी है, वो पहले की कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। तो इसके बेस पर ही हमें ह्यूमन रिसोर्स वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है। तो वो कंप्यूट करने के लिए हम करेंगे क्या, होगा तो ये सेम पहले की तरह ही, लेकिन वहाँ पर चेंज क्या आ जाएगा, वहाँ पर सैलरी का चेंज होगा। जैसे पहले 10 साल तक तो जो फर्स्ट 10 ईयर तक तो हम उसकी सैलरी को, सपोज अगर एज ए क्लर्क उसको 1 लाख की एनुअल सैलरी मिलती है तो आप यहाँ 1 लाख लेके चलेंगे। लेकिन अगर हम 10 to 30 ईयर की बात करें तो वहाँ पर हम 1 लाख की बजाय सपोज अगर उसको एज ए मैनेजर 4 लाख की एनुअल सैलरी मिल रही है तो आप उसको 4 लाख लेके चलेंगे। तो अब जो 1 लाख पहले 10 साल हमने 1 लाख को शो करते जाना है, फिर आप उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम उनकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर सके। ऐसे ही जब 10 साल के बाद अगर हमें सैलरी को लेना है तो आप 4 लाख लेके चलेंगे, क्योंकि वहाँ पे सैलरी में एक हाइक हो रहा है, सैलरी बढ़ रही है। तो आप उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन सब का जो टोटल होगा तो वो हमारे पास उनकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, ह्यूमन रिसोर्सेज की प्रेजेंट वैल्यू होगी। तो इस तरह से हम उनकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये पुरानी जो हमारा मेथड है तो उसी को, उसके लिमिटेशन को ही ये दूर करता है। तो इसके जो स्टेप्स हैं बेसिकली हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज है ऑर्गेनाइजेशन की, तो उनका वैल्यूएशन किया जाता है। फिर उनको रिप्लेस, जो भी उनका हम वैल्यूएशन करते हैं और उसके बेस पर हम अमाउंट को कंप्यूट करते हैं, उनकी सैलरी को देखते हैं कि उनमें किस तरह का चेंज आ रहा है, तो उसके बेस पर हम उनकी वैल्यू को कंप्यूट करते हैं। तो रिवॉर्ड वैल्यूएशन मॉडल के अंदर पहले हमें जो उनका पर्सन का जो टाइम ड्यूरेशन होगा, वो कितना टाइम तक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहेंगे, उनका एक्सपेक्टेड सर्विसेज लाइफ कितना है, तो उसकी फोरकास्टिंग की जाती है। फिर वो किस तरह की सर्विसेज हमें प्रोवाइड करेंगे, मतलब सर्विस करियर के दौरान उसका क्या रोल था। क्विट करने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, लाइक रिटायरमेंट का है, डेथ का है। फिर ऑर्गेनाइजेशन में जो वो पर्सन है जो पर्टिकुलर पोजीशन को अगर वो ऑक्यूपाई करता है तो उसकी वैल्यू को हम एस्टिमेट करते हैं। तो इसके बेस पर हम उनकी वैल्यू को कंप्यूट कर लेते हैं। तो ये भी जो पहले वाले मॉडल का एक इम्प्रूवमेंट है, लेवेंस-क्वार्ट्ज मॉडल जो था तो उसके एक इम्प्रूवमेंट है और इसको समझना भी काफ़ी इजी है। लेकिन इसके अंदर भी ऐसा नहीं है कि लिमिटेशंस नहीं हैं। रिवॉर्ड वैल्यूएशन मॉडल के अंदर सिर्फ इंडिविजुअल्स की बात हो रही है, वहाँ पर ग्रुप की बात नहीं हो रही है, ग्रुप को इसमें इग्नोर किया गया है। सेकंड है, ये मॉडल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वे है कंप्यूट करने का, ठीक है, वैल्यू को कंप्यूट करने का। और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे पास जो वैल्यूज़ होती है, रिलायबल डाटा भी हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। एक्सपेंसिव वे है ये, तो ये इस मॉडल की कुछ लिमिटेशंस हैं। जो मॉडल है दैट इज़ नेट बेनिफिट मॉडल। नेट बेनिफिट मॉडल या मोर्से मॉडल हम इसको कहते हैं। इसको मोर्से ने दिया था, मोर्से ने प्रोपाउंड किया था 1973 में।
इससे पहले वाले मॉडल के अंदर हम बात कर रहे हैं कि हमने ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर हम कितनी उनको सैलरी दे रहे हैं। लेकिन अगर हम नेट बेनिफिट मॉडल की बात करें तो इसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमने उनको अगर हमने उनको अपॉइंट किया है, उनको रिक्रूट किया है, तो उनसे हमें कितना नेट बेनिफिट मिल रहा है, तो उनकी प्रेजेंट वैल्यू को कंप्यूट किया जाता है। तो बेसिकली जो वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो इक्वल टू सम टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट बेनिफिट डिराइव्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑफ इट्स एम्प्लॉय, कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हमें कितनी नेट बेनिफिट दिया है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू को कंप्यूट किया जाता है। दैट मीन्स जो स्टेप्स इसके अंदर फॉलो होकर किए जाते हैं, जैसे अगर एक एम्प्लॉय है तो उसको हम दे रहे हैं, जो उसके ऊपर कॉस्ट हम इनकर कर रहे हैं और जितना वो हमें बेनिफिट देगा, तो हम इन दोनों का डिफरेंस कंप्यूट करते हैं तो वो हमारा नेट बेनिफिट आ जाता है। और इस नेट बेनिफिट को ही हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ से हमारे पास नेट बेनिफिट की प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। सपोज अगर हम एम्प्लॉय को हमने उसको 1 लाख का एक एम्प्लॉय को हम 10 लाख रुपए हम उसके ऊपर स्पेंड करते हैं और उससे हमें 20 लाख का बेनिफिट मिलता है या 30 लाख का बेनिफिट मिलता है, तो आप नेट बेनिफिट कैसे कंप्यूट करोगे? 20 लाख में से 10 लाख को माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट बेनिफिट आ जाएगा। ऐसी एक एम्प्लॉय को अगर हम 20 लाख की सैलरी दे रहे हैं और उससे हमें बेनिफिट 40 लाख का मिल रहा है, तो आप इनका डिफरेंस कंप्यूट करेंगे और वो हमारे पास नेट बेनिफिट आ जाएगा। और फिर नेट बेनिफिट को हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास अवेलेबल होगा। तो इसमें बेसिकली जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं नेट बेनिफिट मॉडल के अंदर, तो इसमें यही है कि इस मॉडल के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्सेज की वैल्यू होती है इज इक्विवेलेंट टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द नेट बेनिफिट डिराइव बाय द एंटरप्राइज फ्रॉम द सर्विसेज ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़। तो इसके अंदर जो मेन स्टेप्स हैं, सबसे पहले आता है द ग्रॉस वैल्यू ऑफ द सर्विसेज टू बी रेंडर्ड इन द फ्यूचर बाय द एम्प्लॉय इन देयर इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव कैपेसिटी। तो सबसे पहले तो हम उनकी ग्रॉस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फ्यूचर पेमेंट टू द एम्प्लॉय इज डिटरमाइंड। फिर हम उनको पे कितना करेंगे तो उस वैल्यू को हम डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद द एक्सेस ऑफ वैल्यू ऑफ फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्सेज ओवर द वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट इज एसरटेन्ड। यहाँ पर हमने ग्रॉस वैल्यू को कैलकुलेट किया था, कितना हमें उससे वैल्यू वो हमें देंगे, फिर हम उनको कितना पे करेंगे तो वो हमने कंप्यूट किया। यहाँ पर आप दोनों का डिफरेंस कंप्यूट कर रहे हैं, तो जितना हमारा एक्सेस होगा वैल्यू ऑफ फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्सेज का ओवर द वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट, उसको हम असरटेन करते हैं और यहाँ से हमारे पास नेट बेनिफिट आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है, जो नेट बेनिफिट हमारे पास अवेलेबल होगा तो हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू को कंप्यूट कर लेंगे, तो हम नेट बेनिफिट की प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये मॉडल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस मॉडल के अंदर भी कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि इस मॉडल में जो बात हो रही है तो वो ये हो रही है कि जो नेट बेनिफिट मॉडल है इसका एक ड्रॉबैक क्या है, इसके अंदर ये है कि हम उनकी एस्टिमेटेड वैल्यू को कंप्यूट कर रहे हैं कि जैसे एक एम्प्लॉई हमें 20 लाख का बेनिफिट देगा, 30 लाख का बेनिफिट देगा, 40 लाख का बेनिफिट देगा, लेकिन यहाँ पर सर्टेनिटी नहीं होती है, सर्टेनिटी नहीं है। ये सर्टेनिटी नहीं है कि एक पर्सन हमें इतना बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, इतना वैल्यू हमें प्रोवाइड करेगा। तो इस सर्टेनिटी के लिए इस सर्टेनिटी की लिमिटेशंस की वजह से एक और मॉडल को प्रोपाउंड किया गया, और ये जो मॉडल है इसको प्रोपाउंड किया गया पैकिन-ओगन ने इसको किया था 1976 में, एंड दिस मॉडल इज़ सर्टेनिटी इक्विवेलेंट नेट बेनिफिट मॉडल। तो पैकिन-ओगन ने 1976 में इस मॉडल को प्रोपाउंड किया था, और ये बेसिकली नेट बेनिफिट मॉडल का ही क्या है, नेट बेनिफिट मॉडल का ये एक्सटेंशन है। ठीक है, नेट बेनिफिट अप्रोच जो अभी हमने की है, मोर्से की अप्रोच है, तो उसी की एक्सटेंशन है। इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली द सर्टेनिटी विद विच द नेट बेनिफिट इन द फ्यूचर विल एक्रू शुड ऑल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट वाइल डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो हमें फ्यूचर के अंदर भी हमें नेट बेनिफिट मिलता रहेगा, तो उसकी सर्टेनिटी को डिटरमाइन किया जाता है, तो वो नेट बेनिफिट अप्रोच में आता है। द अप्रोच रिक्वायर द डिटर्मिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले तो हम नेट बेनिफिट कंप्यूट करते हैं हर एक एम्प्लॉय का, फिर उनका जो सर्टेनिटी फैक्टर है उसको हमें कंप्यूट किया जाता है कि बेनिफिट जो हमें सर्टेनली अवेलेबल होगा
तो एक सर्टेनिटी फैक्टर को कंप्यूट किया जाता है। तो नेट बेनिफिट फ्रॉम ऑल द एम्प्लॉयज़ मल्टीप्लाइड बाय देयर सर्टेनिटी फैक्टर विल गिव सर्टेनिटी इक्विवेलेंट नेट बेनिफिट। तो इसमें क्या होगा कि जो नेट बेनिफिट सभी एम्प्लॉयज़ ने हमें दिया है उसको एक सर्टेनिटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो वहाँ से हमारे पास सर्टेनिटी इक्विवेलेंट नेट बेनिफिट अवेलेबल होता है। तो नेट बेनिफिट के ड्रॉबैक को ही ओवरकम करने के लिए इस मॉडल को प्रोपाउंड किया गया। तो ये जो मॉडल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। इसमें नेट बेनिफिट हम कंप्यूट करते हैं और उसको सर्टेनिटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, और वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज जो होती है पूरी एंटरप्राइज की, दैट इज़ इक्वल टू सर्टेनिटी इक्विवेलेंट बेनिफिट। अभी जो हमने मॉडल्स की बात की हैं अभी तक नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड के अंदर, तो ये सारे के सारे जो मॉडल हैं वो सारे के सारे मॉडल प्रोपाउंड किए गए हैं फॉरेनर्स के थ्रू। जो फॉरेनर्स रिसर्चर है उन्होंने इन मॉडल को प्रोपाउंड किया है। एक ऐसा मॉडल भी है जो हमारे इंडियन रिसर्चर ने, स्कॉलर ने उसको प्रोपाउंड किया है। तो अब हम उस मॉडल की बात करेंगे, एवरेज पेमेंट मॉडल। तो ये एक ऐसा मॉडल है, इसको एक इंडियन प्रोफेसर ने इसको प्रोपाउंड किया था, SK चक्रवर्ती। 1976 में इस मॉडल को प्रोपाउंड किया गया था। इसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, इसमें जो एग्रीगेट एवरेज पेमेंट मॉडल के अंदर हम इंडिविजुअल की बजाय ग्रुप की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सारे के सारे एम्प्लॉयज़ का अगर हम करेंगे कि उनकी रिक्रूटमेंट के ऊपर, हायरिंग के ऊपर, सिलेक्शन के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर हमने कितना मनी स्पेंड किया है, तो जो सारा का सारा मनी है उसको कंसिडर किया जाता है और उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है। और इसको ह्यूमन रिसोर्सेज के जो पूरा उनका टाइम ड्यूरेशन है उसके अंदर हम उसको राइट ऑफ कर देते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर अगर हम बात करें, उसने ह्यूमन रिसोर्सेज को एज एग्रीगेट उसको वैल्यू दी है, इंडिविजुअल बेसिस पर उसको कंसिडर नहीं किया। उसने सजेस्ट किया कि जो भी मैनेजरियल और नॉन मैनेजरियल मैन पावर है उनका हम इवेल्युएशन अलग अलग कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज का जो वैल्यूएशन है कलेक्टिव या ग्रुप बेसिस पर हो सकता है। अगर हम उनकी जो एम्प्लॉयमेंट का जो टेन्योर है, एम्प्लॉयज़ का टेन्योर है उस ग्रुप के, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उनके एवरेज टेन्योर के साथ ग्रुप बेसिस पर। जैसे अलग अलग ग्रुप बना दिए जाते हैं, वर्कर का अलग ग्रुप हो जाता है, मैनेजर्स का अलग ग्रुप हो जाता है, तो उसके बेस पर हम उनकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। Average annual salary payment for the next few years could be found out from the salary grade structure and promotion scheme of enterprise. The recruitment, including selection, development, training cost of each employee, could be recorded separately and considered as deferred revenue expenditure to be written off over the expected average tenure of the employee in the organization. तो इस वाले अप्रोच के अंदर जो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, मैनेजरियल एंड नॉन मैनेजरियल मैन पावर। और एम्प्लॉयमेंट का जो एवरेज टेन्योर है हर एक ग्रुप का उसको एस्टिमेट किया जाता है। हर एक ग्रुप की एवरेज सैलरी जो होती है उसको कैलकुलेट किया जाता है नेक्स्ट फ्यू ईयर के लिए, वो हम सैलरी स्ट्रक्चर के बेस पर कर सकते हैं। इसके बाद हमें वैल्यू ऑफ जो रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज है, उसको हमें कंप्यूट करना होता है। इसके अंदर हम करते क्या हैं, एम्प्लॉयज़ का जो उस ग्रुप के एम्प्लॉयज़ का एवरेज टेन्योर है उसको एवरेज सैलरी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो आज हमने इस वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ा कि जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है बेसिकली क्या है, और ह्यूमन रिसोर्सेज का वैल्यूएशन हम कौन कौन से मेथड को फॉलो करते हुए कर सकते हैं। With this we come to the end of the topic. Thank you.